उस वक्त मैं किचन में खड़ा चिकन सूप बना रहा था, हाथ में करछी थी और मैं सोच ही रहा था कि आज डिनर में 2-4 डिश और जोड़ दूं या नहीं। तभी अचानक विला का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है कंपनी की सीईओ जियांग ची। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक बेहद हैंडसम लड़का भी था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लड़का सीधे मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोल पड़ा। मुझे पहले से पता था कि नॉवेल्स में जो लिखा होता है वो सच होता है। जैसे ही मैं विदेश गया, तुमने अपने घर में मेरा रिप्लेसमेंट रख लिया। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मैंने नीचे देखा, मेरे शरीर पर सफेद शेफ यूनिफॉर्म थी और हाथ में सूप चलाने वाली करछी। मैं मन ही मन सोचने लगा, रुको, रिप्लेसमेंट? ये कब हुआ? और सबसे बड़ी बात, इस बारे में मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? लेकिन मामला यही नहीं रुका। वो लड़का जिसका नाम झोरान था, आंखों में आंसू भरकर आगे बोला, अब समझ आया कि इन महीनों में तुमने मेरी कोई खबर क्यों नहीं ली। तुम्हारे पास पहले से कोई नया इंसान था। तुम मुझे पूरी तरह भूल चुकी हो और अब जब मैं वापस आ गया हूं तब भी तुम इस नकली इंसान को अपने पास रखना चाहती हो। अगर ऐसा है तो मैं खुद ही रास्ते से हट जाता हूं। उसकी ड्रामेटिक बातें सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो चुका था। मैंने मन ही मन कहा, ये आखिर चल क्या रहा है? मुझे तो जियांग ची ने सालाना 80 लाख की सैलरी पर सिर्फ इसलिए रखा था ताकि मैं अपने कुकिंग स्किल्स से उनकी पुरानी पेट की बीमारी ठीक कर सकूं। मैं शेफ हूं भाई, ये नया प्यार और रिप्लेसमेंट वाला एंगल बीच में कहां से आ गया? उधर जियांग ची भी अब परेशान हो चुकी थी। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, झोरान, तुम आखिर क्या बोल रहे हो? इन 3 महीनों में मैं हर हफ्ते विदेश उड़कर तुमसे मिलने जाती रही हूं, फिर कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की? इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये शेन लुओ है, हमारे घर का शेफ। लेकिन झोरान मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों से एक आंसू नीचे गिरा और वो बोला, इतना जवान शेफ कोई नहीं होता। मुझे सफेद कपड़े पहनना पसंद है और इसने भी सफेद कपड़े पहने हुए हैं। अगर ये रिप्लेसमेंट नहीं है तो और क्या है? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए चुप रह गया। फिर मैंने अपनी सफेद शेफ यूनिफॉर्म देखी और उसकी सफेद सिल्क शर्ट देखी। सच कहूं तो दोनों में सिर्फ एक ही समानता थी, दोनों सफेद रंग के कपड़े थे। मैंने लंबी सांस लेकर कहा, मिस्टर झो, मैं सच में शेफ हूं। अगर यकीन नहीं है तो किचन में जाकर देख लीजिए। अभी भी गैस पर मेरा बनाया हुआ चिकन सूप पक रहा है। लेकिन उसने दोनों कान बंद कर लिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगर किचन में खाना है भी तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए पहले से तैयारी की होगी। अब जियांग ची का धैर्य जवाब देने लगा था। उन्होंने पूछा, ठीक है, बताओ क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि शेन लुओ सिर्फ शेफ है? झोरान ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, इसे घर से निकाल दो। फिर उसने बेहद आत्मविश्वास से कहा, मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है कि असली प्यार और रिप्लेसमेंट कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर ये यहां रही तो एक दिन मेरी जगह ले लेगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए इसे जाना होगा। उसकी बात सुनकर जियांग ची और भी मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि सच तो यह था कि मेरी कुकिंग की वजह से ही उनकी सेहत काफी बेहतर हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ झोरान भी किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार जियांग ची ने फैसला लिया। वो मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है कि हमारे बीच रहने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अभी की स्थिति देखकर लगता है कि तुम्हें पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। आने जाने का खर्च मैं डबल दूंगी और मुआवजे के तौर पर 3 महीने की अतिरिक्त सैलरी भी दूंगी। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि वो अपार्टमेंट विला से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। मतलब काम भी वहीं, लेकिन ऊपर से डबल ट्रैवल अलाउंस और 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी। मेरे लिए तो ये सीधा सीधा जैकपॉट था। मैंने बिना देर किए कहा, कोई दिक्कत नहीं जियांग मैडम, अगर कहें तो मैं अभी शिफ्ट हो जाता हूं। ये बोलते हुए मैंने तुरंत फोन निकालकर मूविंग कंपनी को कॉल कर दिया। मेरी खुशी देखकर जियांग ची भी एक पल के लिए हैरान रह गई। शायद उन्हें लगा था कि मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन आखिर में उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर कहा, ठीक है, शिफ्ट हो जाओ। कुछ ही देर में मूविंग कंपनी की गाड़ी आ गई। मैं सामान पैक करवाने में लगा था कि तभी झोरान फिर मेरे सामने आ गया। वो ऊपर से नीचे तक मुझे देखते हुए बोला, शेन लुओ, विदेश में मेरे न होने का फायदा उठाकर तुम चाहे जितना करीब आने की कोशिश कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज ची के दिल में सिर्फ मेरी जगह है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, रिप्लेसमेंट हमेशा रिप्लेसमेंट ही रहेगा। लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान उसके शब्दों पर नहीं था, क्योंकि अभी अभी मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया था। 7 अंकों की भारी भरकम रकम मेरे अकाउंट में पहुंच चुकी थी। जिस इंसान की वजह से मुझे इतनी बड़ी रकम मिली थी, वो अचानक मुझे काफी अच्छा लगने लगा। मैं मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल, जियांग मैडम के दिल में आपकी जगह सबसे ऊपर है। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? मेरी बात सुनकर झोरान संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी औकात पता है। इतना कहकर वो घमंड से सिर ऊंचा करके अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि बटलर उससे पूछ रहा था, सर आप किस कमरे में रहना चाहेंगे? झोरान ने बिना सोचे जवाब दिया, वही कमरा जहां आज ची ने मेरी तस्वीरें लगाकर मुझे याद किया होगा। लेकिन अगले ही पल बटलर की उलझी हुई आवाज सुनाई दी, सर हमारे घर में ऐसा कोई कमरा तो है ही नहीं। दोस्तों, मुझे लगा था कि झोरान का ड्रामा अब खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में था, इसका एहसास मुझे बहुत जल्दी हो गया। जैसे ही बटलर ने कहा कि विला में ऐसा कोई कमरा नहीं है जिसमें जियांग ची ने झोरान की तस्वीरें लगाकर रखी हों, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो ऊंची आवाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? हर रोमांस नॉवल में ऐसा ही होता है। जब व्हाइट मूनलाइट विदेश चला जाता है तो सीईओ उसके लिए एक सीक्रेट कमरा बनाता है जिसमें उसकी तस्वीरें लगी होती हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। मैंने आगे की बातें सुननी ही बंद कर दी। बस मन ही मन बटलर लियो अंकल के लिए 2 सेकंड का मौन रख लिया। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मेरी जिंदगी काफी आरामदायक हो गई। हाँ, एक छोटी सी परेशानी जरूर थी। हर दिन लियो अंकल की मदद से मुझे चोरी छिपे विला जाना पड़ता था ताकि झोरान की नजर से बचकर जियांग ची के लिए नाश्ता, लंच और डिनर बना सकूं। बाकी समय मेरी जिंदगी एकदम आराम से कट रही थी। लेकिन जहां मेरा चेहरा दिन ब दिन ज्यादा चमकने लगा था, वहीं लियो अंकल की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। एक दिन मैंने आखिर पूछ ही लिया, लियो अंकल, क्या विला में बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है? आप काफी दिनों से ठीक से सोए हुए नहीं लग रहे। ये सुनते ही उन्होंने इतनी लंबी सांस छोड़ी जैसे बरसों का दर्द बाहर निकाल रहे हो। काम की वजह से नहीं बेटा, उस झोरान की वजह से। वो आदमी मुझे पागल करके छोड़ेगा। फिर उन्होंने शिकायतों की पूरी लिस्ट खोल दी। विला में आने के पहले ही दिन उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल देना चाहिए। कारण क्या था जानते हो? क्योंकि मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो मैडम द्वारा घर लाया गया पहला आदमी है। मैंने माथा पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लियो अंकल आगे बोले, अगले दिन उसने मुझसे पूछा कि उसके विदेश जाने के बाद क्या मैडम 10 साल तक मुस्कुराई तक नहीं थी। मैंने बस इंटरव्यू की एक फोटो दिखा दी जिसमें मैडम मुस्कुरा रही थी। उसने गुस्से में मेरा मोबाइल ही फोड़ दिया। जैसे जैसे लियो अंकल अपनी भड़ास निकालते जा रहे थे, मैं उतना ही खुश हो रहा था कि समय रहते अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया।
वरना रोज इस आदमी के साथ कोई ना कोई टीवी सीरियल वाला सीन करना पड़ता। लेकिन मेरी शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक सुबह अपार्टमेंट की घंटी ऐसे बजने लगी जैसे कोई पुलिस रेड मारने आया हो। मैंने दरवाजा खोला ही था कि झोरान मुझे धक्का देकर अंदर घुस गया। वो पूरे घर का ऐसे निरीक्षण करने लगा जैसे कोई राजा अपनी नई रियासत देखने आया हो। फिर अचानक बोला, अब समझ आया कि तुम उस दिन इतनी आसानी से क्यों चले गए थे। आज चीने तुम्हारे लिए अलग घर छिपाकर रखा हुआ था। मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। मैंने जल्दी से अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। मिस्टर झो, मैं सच में शेफ हूं। यकीन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी सालाना सैलरी पर गई, उसकी आंखें फैल गईं। 80 लाख! वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, किस दुनिया में शेफ को इतनी सैलरी मिलती है? ये सैलरी नहीं, तुम्हारी कीपिंग फीस है। बस अब मेरा धैर्य खत्म हो चुका था। मैंने तुरंत जियांग ची को फोन मिला दिया। जियांग मैडम, प्लीज अपने वाइट मूनलाइट को संभालिए। फोन की दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई, फोन उसे दो। शुरुआत में झोरान बहुत अकड़ दिखा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। आखिर में उसने फोन रखा और गुस्से से मुझे घूरते हुए बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन आची को समझ आ जाएगा कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकते। इतना कहकर वो दरवाजा पटक कर चला गया। मैं बस खड़ा सोच रहा था कि क्या मानसिक क्षति के लिए अलग से मुआवजा मांगा जा सकता है। उस घटना के बाद मैंने विला जाना लगभग बंद कर दिया। खाना बनाकर सीधे लियो अंकल को दे देता और वो उसे लेकर चले जाते। कुछ दिन बाद लियो अंकल मेरे पास एक सुनहरे रंग का निमंत्रण पत्र लेकर आए। मैंने उसे देखते ही माथा पकड़ लिया। झोरान की वेलकम पार्टी का निमंत्रण था। मैं साफ मना करने ही वाला था कि लियो अंकल बोले, मैडम ने कहा है अगर तुम पार्टी में आओगे तो 10 गुना ओवरटाइम मिलेगा। मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंजी, 10 गुना ओवरटाइम। मैं तुरंत सीधा होकर बोला, पैसों की बात मत कीजिए। जब भी मैडम को मेरी जरूरत होगी मैं अपनी जान तक लगा दूंगा। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, और 10 गुना ओवरटाइम भी। शाम को जब मैं विला पहुंचा तो झोरान स्टेज पर बैठकर पियानो बजा रहा था। स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ रही थी। सच कहूं तो पहली बार वो किसी रोमांटिक नॉवल के हीरो जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मेहमानों ने मुझे देखा, वो सीधे मेरी तरफ आ गए। शेन साहब, आज खाना आपने बनाया है ना? फिर तो आज मजा आ जाएगा। वैसे नौकरी बदलने का कोई इरादा है क्या? मेरी माँ आज भी आपकी बनाई डिशेज को याद करती हैं। इतने में पियानो की आवाज अचानक बंद हो गई। झोरान ने माइक उठाया और गुस्से में बोला, सब लोग ध्यान दें, मैं जियांग ची का असली प्यार हूं, और जिसके आसपास आप लोग घूम रहे हैं वो सिर्फ एक घटिया रिप्लेसमेंट है। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सब लोग एक दूसरे को देखकर उलझन में पड़ गए और फिर दोबारा मुझसे बातें करने लगे। झोरान का चेहरा देखने लायक था। उसे यकीन हो चुका था कि मैंने सबको अपने पक्ष में कर लिया है। अब झोरान का पारा पूरी तरह चढ़ चुका था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नई चाल आई। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि मिस्टर शेन पियानो भी बहुत अच्छा बजाते हैं, क्यों ना सबके लिए एक परफॉर्मेंस हो जाए। फिर उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे अभी कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। असल में उसने पहले ही पता कर लिया था कि मुझे संगीत की बिल्कुल समझ नहीं है। मैं पियानो क्या, सही सुर में गाना भी नहीं गा सकता। उसे पूरा भरोसा था कि मैं सबके सामने बेइज्जत हो जाऊंगा। लेकिन उसकी प्लानिंग वहीं ढह गई, क्योंकि मैंने बिना झिझके जवाब दिया, आपने गलत सुना है, मुझे पियानो बजाना आता ही नहीं। झोरान का चेहरा देखने लायक था। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा। शायद सोच रहा था, यह आदमी उपन्यासों के नियम क्यों नहीं मान रहा। उसने लगभग टूटती हुई आवाज में कहा, लेकिन रिप्लेसमेंट तो हमेशा ओरिजिनल की नकल करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अब बेचारा सच में इमोशनल डैमेज झेल रहा था। उसी समय जियांग ची भी काम खत्म करके पार्टी में पहुंच गई। उसने झोरान का लाल चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ। झोरान तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोला, आची, शेन लुओ मुझे परेशान कर रहा है। मैंने फौरन दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैंने कुछ नहीं किया। आसपास मौजूद लोगों ने पूरी घटना जियांग ची को बता दी। सब सुनने के बाद उसने अपने माथे को दबाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर दिन कम हो रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जाकर पियानो बजा दो। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने अगला वाक्य कहा, ओवरटाइम 20 गुना मिलेगा। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। जियांग मैडम, आप सच में महान हैं। मैं पियानो के पास गया और बिना किसी शर्म के कीज पर उंगलियां मारना शुरू कर दिया। जो आवाज निकली उसका संगीत से उतना ही रिश्ता था जितना किसी प्रेशर कुकर का ऑर्केस्ट्रा से। लेकिन मजेदार बात यह थी कि किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। लोग आराम से बातें करते रहे, ड्रिंक्स पीते रहे और अपना काम करते रहे। झोरान हैरान रह गया। आखिर वो खुद खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुम लोग हंस क्यों नहीं रहे? कहो ना कि ये गांव से आया है, इसे मैनर्स नहीं आते, इसे पियानो बजाना नहीं आता। एक मेहमान ने उल्टा पूछा, लेकिन सिर्फ पियानो नहीं बजा पाने पर किसी का मजाक क्यों उड़ाएं? दूसरा बोला, हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं होता। मिस्टर शेन पियानो नहीं बजा सकते, लेकिन उनका खाना किसी स्टेट बैंक्वेट से कम नहीं होता। किसी में कमी होना नॉर्मल बात है। ये सुनते ही झोरान का दिमाग पूरी तरह जवाब दे गया। वो चिल्लाया, लेकिन तुम लोगों का काम तो रिप्लेसमेंट का मजाक उड़ाना होता है। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि चैंपेन के बबल्स की आवाज तक सुनाई देने लगी। तभी एक अमीर परिवार की लड़की ठंडी हंसी के साथ बोली, तो हम सब सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं? अगर ऐसा है तो हमें यहां रुकने की जरूरत नहीं। उसके उठते ही बाकी मेहमान भी एक एक करके जाने लगे। जियांग ची उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। और तभी झोरान ने आखिरी बम फोड़ा। वो बोला, जाने दो इन्हें, मैं जियांग ची का पहला प्यार हूं। जिसने मुझे नाराज किया मैं कल ही उसे बर्बाद करवा दूंगा। अब जो थोड़े लोग बचे थे वो भी उसे ऐसे देखने लगे जैसे किसी मेंटल हॉस्पिटल से कोई मरीज भाग कर आ गया हो। कुछ ही मिनटों में पूरी पार्टी खत्म हो गई। मैं भी निकलने वाला था कि अचानक झोरान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते। फिर वो जियांग ची से बोला, ये सब शेन लुओ की साजिश है, इसने मुझे जानबूझकर बेइज्जत करवाया है। लेकिन इस बार जियांग ची का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने सीधे कहा, अरान बस करो, तुम आखिर ऐसे कब बन गए? ये सुनते ही झोरान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दुखी नजरों से जियांग ची को देखा। तो आखिर तुमने इसे चुन लिया, ठीक है, फिर बाद में पछताना मत। इतना कहकर वो गुस्से में विला से निकल गया। मैंने जियांग ची के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में कहा, आपने बहुत संघर्ष किया है। फिर तुरंत असली मुद्दे पर आया, वैसे मेरा 20 गुना ओवरटाइम मत भूलिएगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि उसका चेहरा अचानक पीला पड़ चुका था। एक हाथ से वो अपना पेट पकड़े हुए थी। स्पष्ट था कि उसकी पुरानी स्टमक प्रॉब्लम फिर से लौट आई थी। अब मैं चाहकर भी नहीं जा सकता था। पूरी रात मैं उसके लिए दवा वाला दलिया बनाता रहा और उसका ख्याल रखता रहा। सुबह तक उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, दरवाजे पर खड़ा इंसान देखकर मेरा मूड फिर खराब हो गया, क्योंकि बाहर झोरान खड़ा था। लगता था रात भर भटकने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। मुझे देखते ही उसने ताना मारा, वाह,
मैं सिर्फ एक रात बाहर क्या रहा, आची ने तुम्हें तुरंत अपने पास बुला लिया। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यह कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। समय बीतता गया। एक दिन मैं किचन में खाना बना रहा था, तभी लियो अंकल हमेशा की तरह मेरी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अचानक झोरान वहां आ गया और जियांग ची से बोला, देखो आची, शेन लुओ तुम्हारे इतने पैसे लेता है और ऊपर से काम के दौरान आराम भी करता रहता है। असल में वो मेरी सैलरी को किसी और ही एंगल से देख रहा था। उसे अब भी लगता था कि मेरी कमाई सैलरी नहीं बल्कि किसी तरह का सीक्रेट सपोर्ट मनी है। जियांग ची उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने लियो अंकल की तरफ देखकर कहा, लियो अंकल, घर के मामलों में थोड़ी सावधानी रखा कीजिए। लियो अंकल बेचारगी से मुस्कुराए और चुपचाप बाहर निकल गए। उधर झोरान का चेहरा और खराब हो गया, क्योंकि डांट लियो अंकल को पड़ी थी, मुझे नहीं। कुछ दिन बाद मैं लंच तैयार कर रहा था कि अचानक झोरान किचन में घुस आया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, शेन लुओ, अब तुम्हारा खेल खत्म। आज तुम्हें जियांग परिवार से निकलवा कर ही रहूंगा। यह कहकर उसने अपनी कमर के पास छुपाया हुआ नकली खून का पैकेट फाड़ दिया। अगले ही सेकंड वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आह, बहुत दर्द हो रहा है। शेन लुओ, मैं तो सिर्फ सब्जी काटने में मदद करना चाहता था, तुमने मुझे चाकू क्यों मार दिया? उसकी एक्टिंग देखकर मुझे पहली बार लगा कि शायद इस आदमी को बिजनेस नहीं, फिल्मों में होना चाहिए था। शोर सुनकर जियांग ची तुरंत नीचे भागी। जमीन पर पड़े झोरान को देखकर उसके चेहरे पर चिंता आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, शेन लुओ, मैं जानती हूं तुम्हारे साथ काफी कुछ हुआ है, लेकिन किसी पर हमला करना सही नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। मैंने ऊपर छत की तरफ इशारा किया। जियांग मैडम, किचन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फैसला करने से पहले फुटेज देख लीजिए। ये सुनते ही झोरान का चेहरा बदल गया। शायद उसे याद ही नहीं था कि आधुनिक दुनिया में कैमरे भी होते हैं। जैसे ही जियांग ची फुटेज देखने जाने लगी, झोरान तुरंत रोने लगा। आची, बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे अस्पताल ले चलो, बाद में फुटेज देख लेना। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया गया। मैंने सीसीटीवी वाली बात लियो अंकल को संभालने के लिए कह दी और खुद भी अस्पताल पहुंच गया। लेकिन वहां जो हुआ उसने मुझे भी हैरान कर दिया। जैसे ही डॉक्टर के कमरे में झोरान को मौका मिला, उसने चुपके से डॉक्टर के हाथ में एक बैंक कार्ड थमा दिया। फिर धीरे से बोला, थोड़ी देर में कह देना कि मेरी किडनी खराब हो गई है और मुझे तुरंत ट्रांसप्लांट चाहिए। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया, उस आदमी की किडनी निकाल कर मुझे दे दो। डॉक्टर कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने अभी अभी किसी दूसरे ग्रह के जीव को देख लिया हो। लेकिन झोरान को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। थोड़ी देर बाद उसे व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर लाया गया। जियांग ची तुरंत उसके पास पहुंची। डॉक्टर, क्या हालत गंभीर है? जरूरत हो तो मैं विदेश से स्पेशलिस्ट बुला सकती हूँ। डॉक्टर कुछ बोल पाता उससे पहले ही झोरान खुद बोल पड़ा। कमजोर आवाज बनाकर उसने कहा, मेरी किडनी फेल हो गई है और मुझे तुरंत ट्रांसप्लांट चाहिए। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शेन लुओ ने मुझे घायल किया है, उसकी किडनी मुझे दे दी जाए तो ठीक रहेगा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे पूरा भरोसा है कि जियांग ची मेरी किडनी निकलवाने का आदेश दे देगी। लेकिन जियांग ची ने उल्टा भौएं चढ़ा ली। वो बोली, पहली बात, जरूरी नहीं कि उसकी किडनी तुम्हारे साथ मैच करे। दूसरी बात, किसी इंसान की किडनी जबरदस्ती निकालना कानूनन अपराध है। अरान, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आते कैसे हैं? इस बार झोरान सचमुच चुप हो गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उसकी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करेगा। तभी डॉक्टर ने लंबी सांस ली और वो कार्ड निकालकर जियांग ची को दे दिया। फिर पूरी घटना बता दी। मिस जियांग, इन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी। ये चाहते थे कि मैं झूठ बोलूं कि इनकी किडनी फेल हो गई है और फिर इस सज्जन की किडनी निकलवा दी जाए। सच कहूं तो अगर आपकी अभी वाली बात न सुनी होती तो मैं पुलिस बुलाने वाला था। इतना कहकर डॉक्टर वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी बड़बड़ाहट सुनाई दे गई। लोग नॉवेल्स पढ़ पढ़कर पागल हो गए हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं और कार्ड का पासवर्ड तक नहीं बता रहे। मैं किसी तरह अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन जियांग ची का चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। उधर झोरान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, आची, देखो ना, मैंने इतना खून बहाया है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, वो जरूर शेन लुओ का रिश्तेदार होगा। तो मुझे मरने के लिए छोड़ दोगी क्या? जियांग ची कुछ कहती उससे पहले मेरे फोन पर एक वीडियो आया। ये वही सीसीटीवी फुटेज थी जो लियो अंकल ने भेजी थी। मैंने वीडियो खोलकर उसे जियांग ची को दिखा दिया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि झोरान खुद चाकू छीनता है, खुद नकली खून फोड़ता है और फिर जमीन पर गिरकर रोने लगता है। सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। जियांग ची ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। अब क्या कहना है तुम्हें? झोरान का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि तुम हर समय इस रिप्लेसमेंट पर ध्यान देती हो, जबकि तुम्हारा असली प्यार तो मैं हूं। इस बार जियांग ची की आवाज बेहद ठंडी थी। मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूं, शेन लुओ सिर्फ मेरे घर का शेफ है, तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं। ये शायद पहली बार था जब उसने झोरान को इतनी सख्ती से जवाब दिया था। और यही वो पल था जब मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, जियांग मैडम, आपकी माफी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। वो एकदम चौंक गई। अगर सैलरी कम है तो मैं और बढ़ा सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अरान तुम्हें आगे से परेशान नहीं करेगा। लेकिन मैंने सिर हिला दिया। मुद्दा पैसे का नहीं है। मैं एक शेफ हूं। मैं यहाँ खाना बनाने आया था, डेली सोप का हीरो बनने नहीं। हर दिन नया ड्रामा झेलना अब मेरे बस की बात नहीं। काफी देर तक समझाने के बाद भी मैं नहीं माना। आखिरकार जियांग ची ने हार मान ली। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। तुम्हारी सैलरी और कॉम्पेंसेशन जल्द ही भेज दी जाएगी। अस्पताल से लौटते ही मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। लियो अंकल मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आह भरते हुए कहा, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं हंस पड़ा। फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, लियो अंकल, अभी से चिंता मत कीजिए। असली मुश्किल तो तब शुरू होगी जब जियांग मैडम और झोरान की शादी हो जाएगी। ये सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर बाद मैं अपना सामान लेकर घर से निकल गया। टैक्सी में बैठने से पहले मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दूसरी मंजिल की बालकनी में जियांग ची खड़ी थी। वो चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर कई तरह की भावनाएं थीं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या सोच रही थी। मैंने हाथ हिलाया और टैक्सी में बैठ गया। सच कहूं तो मैं बेहद खुश था। आखिरकार अब मुझे छुप छुप कर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, न ही रोज झोरान के नए ड्रामे झेलने पड़ेंगे। अपने पुराने अपार्टमेंट में वापस पहुंचकर मैंने खुद को छुट्टी दे दी। हर दिन आराम से सोता, नई रेसिपी सीखता और जिंदगी का मजा लेता। मुझे लगा था कि जियांग परिवार से जुड़ी सारी कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद मेरा फोन लगातार बजने लगा। दोस्तों ने एक ट्रेंडिंग न्यूज लिंक भेजा था। मैंने लिंक खोला और हेडलाइन पढ़ते ही मेरी आंखें फैल गईं। उस पर लिखा था, चालाक रिप्लेसमेंट अमीर परिवार से निकाला गया,
कीमती सामान लेकर फरार। वीडियो में मैं दिखाई दे रहा था। वही दिन जब मैं अपना सामान पैक करके घर छोड़ रहा था, लेकिन किसी ने जानबूझकर वीडियो को ऐसा एडिट किया था कि मैं चोर लगूं। और वो कोई और नहीं बल्कि झोरान था। उसने वीडियो के साथ लिखा था, मैं कुछ महीनों के लिए विदेश क्या गया, इस आदमी ने मेरी जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी। इसने आची को बहकाया, उसके पैसों से लग्जरी आइटम्स खरीदे और अब पकड़े जाने के बाद भाग गया। बताइए, क्या मुझे अपना सामान वापस लेना चाहिए? और यहीं से शुरू होने वाला था एक नया तूफान। जैसे ही वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, पूरा कमेंट सेक्शन आग की तरह भड़क उठा। लोग बिना सच्चाई जाने मुझे ही विलन बना चुके थे। कोई लिख रहा था, वाह ये तो असली रिप्लेसमेंट स्टोरी निकल आई। तो कोई कह रहा था, दूसरे के पैसों से लग्जरी आइटम्स खरीदना शर्म की बात है। कुछ लोग तो झोरान के लिए सिंपैथी भी दिखा रहे थे। बेचारा इतना समय विदेश में रहा और पीछे से इसकी जगह कोई और लेने की कोशिश करता रहा। मैं आराम से कमेंट्स पढ़ ही रहा था कि तभी एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही समझ गया कि भेजने वाला कौन है। उसमें लिखा था, शेन लुओ, ट्रेंडिंग न्यूज तो देख ही ली होगी। अगर समझदार हो तो आची के पैसों से खरीदी हुई सारी लग्जरी आइटम्स वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें और फेमस बना दूंगा। मैं मैसेज पढ़कर हंस पड़ा। भाई, ये आदमी सच में अपनी ही दुनिया में रहता था। मैं सालाना 8 मिलियन युआन कमाता था। क्या मैं अपनी सैलरी से कुछ लग्जरी आइटम्स भी नहीं खरीद सकता? मैं जवाब टाइप करने ही वाला था कि तभी फोन बज उठा। इस बार कॉल झोरान की नहीं बल्कि जियांगची की थी। फोन उठाते ही उसने कहा, शेन लुओ, इंटरनेट पर जो हो रहा है मैंने सब देख लिया है। मुझे अफसोस है, एक बार फिर ये सब झोरान की वजह से हुआ। उसकी आवाज में साफ शर्मिंदगी थी। फिर उसने कहा, मैं अपनी पीआर टीम से तुम्हारे लिए क्लैरिफिकेशन जारी करवाती हूँ, और जो लोग झूठ फैला रहे हैं उन पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। मैं बोला, जरूरत नहीं है। अगर आप बीच में आ गई तो लोग यही समझेंगे कि मैं सच में आपका रिप्लेसमेंट था। फिर मामला और उलझ जाएगा। मैं खुद इसे संभाल सकता हूँ। कॉल खत्म करने के बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला। फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसमें साफ साफ लिखा था कि मैं जियांगची का प्राइवेट शेफ हूँ और मेरी सैलरी साल की 8 मिलियन युआन है। इसके बाद मैंने एक एक लग्जरी आइटम की परचेज रिसीट भी अपलोड कर दी। हर रिसीट पर तारीख थी, हर पेमेंट मेरे अपने बैंक अकाउंट से हुई थी। फिर मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा, मेरा नाम शेन लुओ है, मैं मिस जियांग का प्राइवेट शेफ हूँ, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। वीडियो में दिखाई गई सारी चीजें मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हैं। झूठ फैलाने वालों से अनुरोध है कि सच्चाई जाने बिना आरोप न लगाएं। पोस्ट अपलोड होते ही इंटरनेट पर सन्नाटा छा गया और फिर पूरा माहौल पलट गया। लोगों को पहली बार समझ आया कि मामला वैसा नहीं था जैसा उन्हें दिखाया गया था। एक कमेंट आया, रुको, 8 मिलियन युआन सालाना सैलरी? दूसरा बोला, इतना कमाने वाला शेफ आखिर खाना बनाता कैसा होगा? तीसरा लिख रहा था, भाई मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, 8 मिलियन कमाने वाला इंसान लग्जरी आइटम खरीदे तो उसमें बड़ी बात क्या है? और सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब पार्टी में आए कुछ बड़े बिजनेस टाइकून भी मेरे सपोर्ट में सामने आ गए। सबसे पहले एक अमीर परिवार की लड़की ने पोस्ट शेयर की। उसने लिखा, मिस्टर शेन की कुकिंग स्किल्स नेशनल बैंक्वेट लेवल की हैं। मेरी माँ तो रोज उन्हें हमारे घर लाने की जिद करती हैं। 8 मिलियन सैलरी तो उनके टैलेंट के सामने कम है। इसके बाद दूसरे बड़े बिजनेसमैन ने लिखा, मैं आज तक इनके बनाए बुढ़ा जम्प्स ओवर द वॉल सूप का स्वाद नहीं भूल पाया हूँ। अगर ये रेस्टोरेंट खोलें तो मैं सबसे पहला कस्टमर बनूंगा। फिर तीसरे ने लिखा, जो भी मिस्टर शेन के खिलाफ झूठ फैलाएगा पहले उसे मुझसे बात करनी होगी। अगर ये रिप्लेसमेंट है तो फिर हम सब जो इन्हें हायर करना चाहते थे वो क्या है? इन बड़े लोगों के सामने आने के बाद पूरी पब्लिक ओपिनियन बदल गई। जो लोग पहले गॉसिप कर रहे थे अब खाना खाने के सपने देखने लगे। कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे, मिस्टर शेन रेस्टोरेंट कब खोल रहे हैं? मैं 3 दिन लाइन में लगने को तैयार हूँ। इतना अच्छा शेफ मैंने कभी नहीं देखा। बेचारे को पहले रिप्लेसमेंट कहा गया, फिर बदनाम भी किया गया। मैं कमेंट्स पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था क्योंकि ये पूरा मामला उल्टा मेरे लिए फ्री एडवर्टाइजमेंट बन गया था। लेकिन तभी एक और एनोनिमस मैसेज आया। इस बार मैसेज के साथ कुछ फोटोज और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी। मैंने फोटोज खोली। उनमें झोरान विदेश के एक हॉस्पिटल में किसी महिला के साथ दिखाई दे रहा था। कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी थे जिन पर उसके सिग्नेचर मौजूद थे। फिर मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी और जो सुना उससे सारी तस्वीर साफ हो गई। रिकॉर्डिंग में झोरान अपने दोस्त से कह रहा था, मैं विदेश घूमने नहीं गया था, असल में नशे में गलती हो गई थी और एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, मुझे उसे छुपाकर विदेश ले जाना पड़ा। मजेदार बात यह है कि जियांगची अब तक सोचती है कि मैं बस आराम करने विदेश गया था। वो तो हर हफ्ते मुझसे मिलने भी आती रही। क्या करूं, मेरी चाम ही ऐसी है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया, फिर धीरे से मुस्कुराया क्योंकि इस बार मेरे हाथ ऐसा सबूत लग चुका था जो पूरे खेल को खत्म कर सकता था। मैंने सारी फोटोज और रिकॉर्डिंग को एडिट किया, सेंसिटिव डिटेल्स ब्लर कर दी और फिर एनोनिमस अकाउंट से इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कैप्शन सिर्फ इतना था, कुछ लोग खुद को पहला प्यार बताते हैं, लेकिन विदेश में बिताए गए उन 3 महीनों की असली कहानी क्या है? पोस्ट वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बार इंटरनेट सचमुच फट पड़ा। झोरान की बनाई हुई पूरी इमेज कुछ ही घंटों में टूट गई। जो लोग पहले उसके सपोर्ट में थे वही अब उसे झूठा और चालाक कह रहे थे। उधर जियांगची उस समय विदेश में बिजनेस ट्रिप पर थी। काम खत्म होने के बाद उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, शेन लुओ के बारे में अब लोग क्या कह रहे हैं? क्या अब भी कोई उसे परेशान कर रहा है? असिस्टेंट ने सिर हिलाया, नहीं मैडम, अब कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा। फिर वो थोड़ा झिझका, लेकिन आपको ये देखना चाहिए। उसने फोन आगे बढ़ा दिया। जियांगची जैसे जैसे स्क्रीन देखती गई उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसी रात वो तुरंत वापस घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने फोन झोरान के सामने फेंक दिया। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, अरान ये सब क्या है? झोरान ने फोटोज और रिकॉर्डिंग देखी। एक पल के लिए उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर झूठ बोलने लगा। ये सब शेन लुओ की साजिश है, उसने मुझे फंसाने के लिए सब फेक बनाया है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। जियांगची ने सख्त आवाज में कहा, रिपोर्ट्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं, रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज है, अब भी झूठ बोलोगे? उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। फिर उसने लियू अंकल को बुलाया, इनका सामान पैक कर दीजिए, आज के बाद ये इस घर में कदम नहीं रखेंगे। ये सुनकर झोरान कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर अचानक हंसने लगा। वो बोला, समझ गया, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हीरो और हीरोइन को गलतफहमी हो जाती है। आज तुम मुझे निकाल रही हो, लेकिन एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तब तुम खुद मुझे वापस बुलाने आओगी। इतना कहकर वो अपना सामान लेकर चला गया और जाते समय भी उसके चेहरे पर अजीब सा कॉन्फिडेंस था, मानो वो अब भी किसी रोमांटिक नॉवल का मैं कैरेक्टर हो। उसके जाने के बाद पूरा घर शांत हो गया। जियांगची काफी देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। फिर अचानक उसने फोन उठाया और मुझे कॉल कर दी। मैंने कॉल उठाई तो उसने सबसे पहले कहा, शेन लुओ, एक बार फिर माफी चाहती हूँ। मैं हंस पड़ा, जियांग मैडम,
मुझे नहीं लगता कि आपने सिर्फ माफी मांगने के लिए फोन किया है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो बोली, मैंने इंटरनेट पर लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, क्या तुम अपना प्राइवेट रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचोगे? इन्वेस्टमेंट मैं करूंगी, तुम्हें एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं होगी। मैं कुछ पल के लिए सचमुच चौंक गया, फिर मुस्कुराकर पूछा, ये रेस्टोरेंट इन्वेस्टमेंट है या मुझे वापस खाना बनाने के लिए बुलाने की नई स्ट्रैटेजी? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उसने हल्की खांसी के साथ कहा, नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारा टैलेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिर धीरे से जोड़ दिया, और सच कहूं तो अब भी मुझे दूसरे लोगों के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा, क्योंकि प्राइवेट रेस्टोरेंट खोलना वैसे भी मेरा सपना था, और अगर कोई बिना दखल दिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता था तो मुझे क्या आपत्ति होती। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, रेस्टोरेंट में मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा और आप भी बाकी कस्टमर्स की तरह बुकिंग करके ही खाना खाएंगी। जियांग ची ने बिना सोचे जवाब दिया, मंजूर है। इसके बाद हमारा रेस्टोरेंट खुल गया। बिजनेस उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा चला, और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जियांग ची ने अपना वादा पूरी तरह निभाया। वो कभी बिजनेस में दखल नहीं देती थी, लेकिन दिन में 3 बार रेस्टोरेंट जरूर आती थी, सुबह, दोपहर और रात। कभी कभी मुझे लगता था कि उसे खाना कम और रेस्टोरेंट ज्यादा पसंद है। धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार हमारे बीच झोरान नाम का तूफान मौजूद नहीं था। और एक दिन आखिर मैंने जिज्ञासा में उससे पूछ ही लिया, वैसे झोरान ने उसके बाद तुमसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं की? मेरे सवाल का जवाब सुनकर मैं कुछ सेकंड तक चुप रह गया, क्योंकि जियांग ची का चेहरा बिल्कुल वैसा हो गया था जैसे किसी ने उसे नींबू नहीं, पूरा का पूरा करेला खिला दिया हो। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब वो घर छोड़कर जा रहा था तब भी उसे पूरा यकीन था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसे लगता था कि ये बस वो चैप्टर है जहां हीरो और हीरोइन के बीच गलतफहमियां पैदा होती हैं, और जल्द ही मुझे एहसास होगा कि मैं उसी से प्यार करती हूँ, फिर मैं उसे वापस मनाने जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं सिर पकड़कर हंस पड़ा। सच कहूं तो झोरान अपने किरदार से आखिरी पल तक बाहर नहीं निकला। उसे आज भी लगता था कि वो किसी रोमांटिक नॉवल का मैं कैरेक्टर है। उस दिन के बाद हमने कभी उसके बारे में बात नहीं की, और धीरे धीरे जिंदगी पूरी तरह पटरी पर लौट आई। जियांग ची लगभग रोज मेरे रेस्टोरेंट आने लगी, लेकिन एक अजीब आदत भी पड़ गई थी उसे। वो हर बार मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती, कभी रास्ते से तोड़े हुए जंगली फूल, कभी कोई छोटी सी डेकोरेटिव आइटम, और कभी किसी ब्रांड का नया ज्वेलरी पीस। एक दिन मैंने हंसते हुए उससे कहा, जियांग मैडम, पहले जब आपने मुझे हायर किया था तो साल भर में सिर्फ 8 मिलियन युआन खर्च होते थे। अब आप खाना भी खरीद रही हैं और गिफ्ट्स भी दे रही हैं। मुझे लगता है आपका खर्च उससे भी ज्यादा हो गया है। मेरी बात सुनकर वो बस मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, अगर तुम्हें पसंद है तो सब कुछ वसूल है। उसकी आंखों में जो सॉफ्टनेस थी, उसे देखकर पहली बार मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। समय बीतता गया और हम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। करीब 6 महीने बाद की बात है। उस दिन वो रेस्टोरेंट आई तो उसके हाथ में गुलाबों का एक बड़ा बुके था। मैंने फूल देखे और तुरंत समझ गया कि मामला सिर्फ फ्रेंडशिप वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर पूछा, तुम्हें पता है ना कि गुलाब देने का मतलब क्या होता है? जियांग ची ने बिना झिझक सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मतलब अब मेरी सारी कमाई तुम्हारे हवाले होगी, तो क्या तुम तैयार हो? भाई, अब ऐसी प्रपोजल लाइन के बाद कौन मना करता है? मैं हंस पड़ा और सिर हिला दिया। बस वहीं से हमारी रिलेशनशिप ऑफिशियली शुरू हो गई। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और कुछ ही समय में हमने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी का दिन भी आ गया। मौसम शानदार था, धूप हल्की थी, और समारोह में सिर्फ हमारे करीबी लोग और रेस्टोरेंट के पुराने कस्टमर्स मौजूद थे। मैं ड्रेसिंग रूम में बैठकर वेडिंग वाउस तैयार कर रहा था। उधर लियो अंकल भावुक होकर आंसू पोंछ रहे थे। वो बोले, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब मैंने सुना कि जियांग मैडम तुमसे शादी कर रही हैं तो मैं कितना खुश हुआ था। फिर उन्होंने राहत की सांस ली। शुक्र है वो झोरान से शादी नहीं कर रही, वरना मेरा भविष्य तो पूरी तरह अंधकार में था। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा, लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत समय से झोरान के बारे में सोचा ही नहीं था। और अक्सर जिंदगी में वही चीज लौट कर आती है जिसे आप भूल चुके होते हैं। मैं और जियांग ची स्टेज पर खड़े थे। हम दोनों अंगूठियां बदलने ही वाले थे। तभी अचानक धड़ाम, हॉल का मुख्य दरवाजा जोर से खुल गया। सबकी नजरें उधर घूम गईं और अंदर दाखिल हुआ झोरान। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं, और हाथ में एक कांच की बोतल थी। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। झोरान चीखते हुए बोला, शेनलुओ, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले तुमने मेरे और आची के बीच दूरी पैदा की, और अब तुमने वो कहानी भी खत्म कर दी जिसमें आची मुझे वापस मनाने आने वाली थी। वो पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। अगले ही पल वो मेरी तरफ दौड़ा और बोतल मेरी तरफ फेंकने की कोशिश की। बाद में पता चला कि उसके अंदर बेहद खतरनाक तेजाब था, लेकिन शुक्र था कि जियांग ची पहले से सावधान थी। उसने सुरक्षा के लिए गार्ड्स तैनात कर रखे थे। झोरान आगे बढ़ पाता उससे पहले ही गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। उसे जमीन पर दबा दिया गया, लेकिन वहां भी वो लगातार चिल्लाता रहा, क्यों? मैं ही तो असली फर्स्ट लव था, कहानी का हीरो मैं था, फिर आखिर सब कुछ मेरे खिलाफ कैसे हो गया? उसकी हालत देखकर मुझे अफसोस तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो आज तक हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और उसे अपने साथ ले गई। जब वो बाहर ले जाया जा रहा था तब भी वो लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे अभी भी उसे उम्मीद हो कि कहानी का अंत बदल जाएगा। हॉल में फिर से शांति लौट आई। जियांग ची ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोली, तुम ठीक हो ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल। फिर मजाक करते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ, झोरान तो हमेशा खुद को नॉवल का हीरो समझता था, लेकिन कहीं तुम सच में उसकी हीरोइन तो नहीं थी? मेरी बात सुनकर वो बेबस होकर हंस पड़ी। फिर उसने हल्के से मेरे चेहरे को छुआ और कहा, अगर मैं हीरोइन हूं भी तो मेरा हीरो सिर्फ तुम हो। उस पल हम दोनों मुस्कुरा उठे और आखिरकार अंगूठियां बदल लीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके बाद की जिंदगी बेहद सुकून भरी रही। जियांग ची की पुरानी स्टमक प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई। अब उसका सबसे पसंदीदा काम था मेरे पीछे पीछे किचन में घूमना, कभी नमक चखना, कभी नई डिश टेस्ट करना, और कभी बस मुझे काम करते हुए देखना। उधर मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस भी लगातार बढ़ता गया। एक रेस्टोरेंट से कई ब्रांचेस हो गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, नई डिशेस आज भी मैं खुद तैयार करता था। एक दिन इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने जानबूझकर सवाल पूछा। वो बोली, मिस्टर शेन, क्या आपकी सफलता की असली वजह यह है कि आपने रिप्लेसमेंट बनकर जियांग मैडम का सपोर्ट हासिल कर लिया? सवाल सुनते ही जियांग ची का चेहरा सख्त हो गया। वो तुरंत मेरी तरफ से जवाब देने वाली थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर रिपोर्टर की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, इस दुनिया में कोई भी किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता। जहां तक मेरी सफलता की बात है,
उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे खाना बनाना बेहद पसंद है। और सच कहूं, शायद यही पूरी कहानी का सबसे सही जवाब था।